8 अगस्त 2016 की वो काली रात जब सलेम चेन्नई एक्सप्रेस 100 की रफ्तार से दौड़ रही थी और उसके अंदर 342 करोड़ का खजाना भरा हुआ था और बाहर बंदूकों के साथ पुलिस का सख्त पहरा था। और जब ट्रेन सुबह चेन्नई प्लेटफॉर्म पे रुकती है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि खजाना गायब था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी, ना ही दरवाजा खोला गया था और ना ही दरवाजा टूटा था, फिर भी 342 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए गायब थे। क्या चोरों ने आसमान से आके इस डकैती को अंजाम दिया? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया की सबसे इम्पॉसिबल लगने वाली ट्रेन डकैती के बारे में, द ग्रेट इंडियन ट्रेन रॉबरी। तो कहानी की शुरुआत होती है 8 अगस्त सन 2016 को, जब आरबीआई ने यह निश्चय किया कि वो सलेम यानी कि तमिलनाडु के एक शहर से अपना जितना भी पुराना कटाफटा नोट है वो ट्रेन के माध्यम से चेन्नई भेजा जाएगा। और यह धनराशि लगभग 342 करोड़ रुपए के आसपास थी और इन पैसों को 11064 यानी सलेम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस के एक खास कोच जिसको वीपीयू के नाम से जानते हैं उसमें रखा जाता है। और कोच को सुरक्षित रखने के लिए उसे स्टील के डब्बे में रखा गया और साथ में उसके दरवाजों के ऊपर वेल्डिंग कर दी गई और बाहर से ताला मारकर उसके ऊपर आरबीआई की सील लगा दी गई। और बगल के ही कोच में हथियारों सहित कई सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। और उसी रात 9 बजे यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से निकलती है और सुबह 9 अगस्त सन 2016 को यह चेन्नई पहुंचती है। और जब आरबीआई के अधिकारी और पुलिसकर्मी दरवाजे को खोलते हैं, वेल्डिंग हटाते हैं, तो वो ऐसे खड़े रह जाते हैं मानो उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो, क्योंकि 342 करोड़ रुपए से 5.78 लगभग 6 करोड़ के आसपास रुपए गायब थे। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि ना तो कोई ताला टूटा हुआ था, ना ही वेल्डिंग खुली थी, लेकिन अधिकारियों की नज़र जब ऊपर पड़ी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें लोहे की मजबूत छत में एक चौकोर और एकदम सटीक छेद देखने को मिला। क्या चोरों ने उड़कर इस डकैती को अंजाम दिया था? इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। और अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलिए इस कहानी के मेन विलन से, जिसका नाम है मोहर सिंह। यह मध्य प्रदेश के गुना जिले के रहने वाले हैं और इनका ताल्लुकात पारदी नाम की गैंग से है। यह उस गैंग के मास्टरमाइंड है जिन्होंने यहाँ पूरी चोरी प्लान करी है। ये लोग जंगलों में शिकार करने और गाड़ियों में डकैती डालने के लिए उस्ताद माने जाते हैं। एक दिन जब मोहर सिंह बैठा होता है तब उसके कानों में कोई यह खबर डालता है कि आरबीआई सलेम से 342 करोड़ रुपए चेन्नई तक भेजने वाली है। और तभी से उसके मन में एक ख्याल चलने लगता है कि आखिर ट्रेन में कैसे चोरी की जाए। सबसे पहले मोहर सिंह हफ्तों तक सलेम से चेन्नई जाने वाली एक्सप्रेस के रूट के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और यहाँ पर उसके हाथ लगती है वो जगह जहाँ पर वो चोरी को सबसे आसानी से अंजाम दे सकता था। उसे पता चलता है कि वृद्धचलम से लेके विल्लुपुरम तक एक ऐसा स्ट्रेच आता है जहाँ पर ट्रेन को चलाने वाले हाई टेंशन इलेक्ट्रिक करंट वायर नहीं बिछे हुए हैं और उसे अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए ये जगह सबसे सही लगती है। और अब उसने अपने 4 साथियों को चुना। उन्होंने इस चोरी को अंजाम देने के लिए बहुत ज़्यादा आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बस 2 गैस के सिलेंडर, कुछ चादरें, कुछ रस्सियां और एक कटर मशीन चुनी। और अब रात के 11:30 बज गए थे। सलेम चेन्नई एक्सप्रेस अभी 100 की रफ्तार से अपने ट्रैक पे दौड़ रही थी और इसी ट्रेन में मोहर और उसके सभी साथी अलग अलग फैले होते हैं। जैसे ही वृद्धचलम स्टेशन निकलता है यह सब लोग एक एक करके इकट्ठा होने लगते हैं और उस कोच के सबसे नज़दीक पहुंचते हैं जिस कोच के अंदर पैसे रखे थे। और यह सब लोग धीमे धीमे करके छत पे चढ़ जाते हैं। यहाँ पर हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी आदमी उड़ जाए, लेकिन ये लोग अपने आप को धीमे धीमे करके पहले तो चादर से बांधते हैं और उस चादर को हुक के द्वारा ट्रेन में फंसा देते हैं। और अब ये लोग गैस सिलेंडर निकालते हैं और कटर मशीन निकालते हैं। आग जलाई जाती है और धीमे धीमे करके ट्रेन की छत को काटना शुरू करते हैं। हालांकि यहाँ पर हवा इतनी जोर चल रही होती है कि आग बार बार बुझ जा रही थी। उसके बावजूद लगभग ये लोग 2 घंटे तक उस ट्रेन की छत को काटते रहते हैं और फाइनली ट्रेन की छत से लगभग 2x2 का लोहे का टुकड़ा अलग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मोहर ने इतनी सावधानी से कटिंग करवाई कि उससे निकलने वाली चिंगारियों का किसी को पता नहीं लगा। और साथ में बगल वाले कोच में बैठे सुरक्षा कर्मियों को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि यहाँ पर उनके नाक के नीचे चोर चोरी कर रहे हैं। और अब जब छेद हो जाता है तो उनकी गैंग का सबसे पतले लड़के को उस छेद से रस्सी के माध्यम से नीचे उतारा जाता है। अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है और जब उस लड़के ने उस कोच के अंदर टॉर्च जलाई तो उसको सामने 248 स्टील के बॉक्स दिखाई पड़ते हैं जिसमें से हर एक के ऊपर
ताला लगा होता है और वो लड़का उन तालों को हथौड़ी और छेनी से तोड़ना शुरू करता है, क्योंकि ट्रेन की पटरियों की इतनी जोर आवाज़ होती है कि कोई सुन ही नहीं पाता है। सबसे पहले जो उसने ताला तोड़ा उसमें उसको 5 और 10 के नोट दिखाई पड़ते हैं और वो उसको छोड़ देता है। उसके बाद उसने दूसरा डब्बा तोड़ा, उसमें भी उसको वही नोट दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब वो तीसरा ताला तोड़ता है तब उसे सामने 500 और 1000 के नोट दिखाई पड़ते हैं और अब वह चोर पागलों की तरह उन नोटों के बंडलों को ऊपर की तरफ फेंकना शुरू करता है। ऊपर उसके साथ ही सभी नोटों को एक एक करके बोरे में भरने लगते हैं। उन्होंने लगभग 5.78 करोड़ की चोरी करी। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि उन्होंने 342 करोड़ से सिर्फ 5.78 करोड़ की चोरी क्यों करी। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब ट्रेन की रफ्तार धीमी हो चुकी थी और उनका जो ट्रैक था जिसके ऊपर हाई टेंशन वायर नहीं थे वो भी जल्द खत्म होने वाला था। तो उन लोगों ने जितने पैसे इकट्ठा किए थे उनको वो लोग झाड़ियों में फेंक देते हैं और खुद भी उन झाड़ियों में चलती ट्रेन से कूद जाते हैं। और इसके बाद यह ट्रेन चेन्नई पहुंचती है, जहां पर आरबीआई अधिकारियों को यह पता चलता है कि सुरक्षा कर्मियों के होने के बावजूद इस डकैती को अंजाम दिया गया है। और अब शुरू होती है इस केस की जांच पड़ताल। शुरुआत में जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उनको सिर्फ एक बीड़ी का टुकड़ा दिखाई पड़ता है और ट्रेन की छत पे कुछ पसीनों के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। पुलिस उसके सैंपल कलेक्ट कर लेती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि बीड़ी के टुकड़े और पसीने से किसका पता लगा जा सकता है। और पुलिस ऐसे ही लगातार कई दिनों तक कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद उनके हाथ में कुछ नहीं आता। और अब यह केस CBCID को ट्रांसफ़र किया जाता है और अब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो आज से पहले कभी नहीं लिया गया था। उन्होंने उस रूट के बीच में आने वाले जितने भी एक्टिव मोबाइल नंबर थे उन सबका डाटा निकाला और यह लगभग 20 लाख के बराबर था। और अब पुलिस वालों के लिए फिर से मुश्किल बढ़ गई कि 20 लाख लोगों में कैसे ढूंढा जा सकता है। लेकिन फिर उन्होंने एक नया कदम उठाया। उन्होंने उन मोबाइल नंबरों को फिल्टर करना शुरू किया और उन्होंने यह देखा कि कौन कौन से मोबाइल नंबर उस रूट के साथ साथ सलेम से होते हुए चेन्नई तक गए हैं। और उनको यहाँ पर एक बहुत लंबी लिस्ट मिलती है। लेकिन एक एक नंबर की जांच करने के बाद पुलिस वालों को कुछ लोगों पे शक होता है और जांच मध्य प्रदेश के गुना जिले में जाती है, जहां पर जांच करने पर यह पाया जाता है कि वहां के कुछ लोग रातों रात अमीर हो गए। उन्होंने कई जमीनें और घर खरीद लिए हैं। अब पुलिस का शक और ज्यादा बढ़ जाता है और जांच पड़ताल करते करते आखिरकार मोहर सिंह पकड़ा जाता है। लेकिन यह सब करने में 2 साल का समय लग गया। और अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट मोहर सिंह का DNA और उस बीड़ी का DNA और पसीने का DNA मैच करवाते हैं, जो कि एकदम मैच खाता है। और यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि आखिरकार मोहर ही इस चोरी का मास्टरमाइंड है और मोहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद मोहर अपने साथियों का भी नाम उगल देता है और आज वो सब जेल के पीछे बंद हैं। लेकिन इस डकैती ने भारतीय रेलवे को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने और बदलने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने इसके बाद कई सारे ऐसे परिवर्तन करे जिसके बाद चोरी कर पाना लगभग आज नामुमकिन है। उन्होंने अपने डिब्बों के अंदर हीट सेंसर, GPS कैमरे और भी बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करी और उसके बाद से कोच की छत को अब इतना मजबूत बनाया जाने लग गया कि शायद ही उसको नॉर्मल कटर से काट पाना बहुत कठिन होगा। लेकिन 2016 की वो रात भारतीय अपराध के इतिहास में सबसे ज़्यादा साहसी मानी जाती है, क्योंकि ऐसी डकैती कर पाना लगभग नामुमकिन है। आपको क्या लगता है, सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही ने इस चोरी को आसान बनाया? अपनी राय कमेंट में बताएं। और इसी के साथ यह केस खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं ऐसे अगले केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।